हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 30 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज की इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.5 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो देखिए, हाल ही में किस देश ने, चीन ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, चीन के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे डिटेल मैप बनाया है। इसमें चांद पर मौजूद हर गड्ढा, क्रेटर, पहाड़ सब कुछ दिखाया गया है, और यह दुनिया में मौजूद चंद्रमा का सबसे विस्तृत और बारीक नक्शा है। इससे पहले अमेरिका ने ऐसा नक्शा बनाया था, लेकिन चीन का उससे बेहतर माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है 7 जून को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त रूप से सदस्य राज्यों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से विश्व खाद्य दिवस के पालन की सुविधा प्रदान करते हैं, और यह पहली बार वर्ष 2019 में वर्ष 2019 में द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी के तहत अदीस अबाबा सम्मेलन और जिनेवा फोरम द्वारा 2019 में की गई खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए मनाया गया था। कब मनाया गया था? पहली बार वर्ष 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य में रक्षा भूमि के बड़े हिस्से के प्रबंधन में आने वाली कठिनाइयों और उत्तराखंड में छावनी निवासियों की मांग को देखते हुए रक्षा मंत्रालय देहरादून में रक्षा मंत्रालय जो है ये देहरादून में रक्षा संपदा का एक स्वतंत्र कार्यालय और रानीखेत में, कहाँ पर? रानीखेत में एक उप कार्यालय स्थापित करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है। रक्षा मंत्रालय जो है वो देहरादून में रक्षा संपदा का एक स्वतंत्र कार्यालय और अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में एक इसका उप कार्यालय स्थापित करेगा। और उत्तराखंड के लिए रक्षा संपदा सर्किल की स्थापना जीवन में सुगमता और व्यापार
करने में आसानी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को लोगों के करीब लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देखिए, रक्षा संपदा सर्किल जो है, इससे देहरादून में विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक नए रक्षा सर्किल के निर्माण से निवासियों और संगठनों को रक्षा भूमि प्रबंधन की विभिन्न सेवाओं तक समय पर और त्वरित पहुंच प्राप्त करने में सुविधा होगी। और शासन संरचना को और विकेंद्रित करने के लिए रक्षा मंत्री ने राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के कितने जिले, 6 जिलों से विशेष रूप से निपटने के लिए रक्षा संपदा के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत कहां पर, रानीखेत में एक उप कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इससे पहले बात करें तो इससे पहले उत्तराखंड में संपूर्ण रक्षा भूमि और छावनियां उत्तर प्रदेश के मेरठ और बरेली में मुख्यालय वाले 2 अलग अलग रक्षा संपदा सर्किलों के अंतर्गत आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्सू मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्सू मेले के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है, ये कौन सा नृत्य है? ये है आपका जंगबाजी नृत्य। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है ये बिस्सू मेला। ध्यान दीजिएगा, कहाँ का? जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है बिस्सू मेला, जो कब लगता है? बैसाखी के बाद। ध्यान दीजिएगा, बैसाखी के बाद 4 दिनों तक यह मेला चलता है। और जौनसार में चावल से बने पापड़ को क्या कहा जाता है? चावल से बने पापड़ जो होते हैं उनको जौनसार में लाडू एवं शाकुली कहा जाता है, जो कि बिस्सू मेले का मुख्य पकवान है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि बिस्सू मेले का मुख्य पकवान कौन सा है? तो चावल के बने पापड़ जो होते हैं इनको लाडू एवं शाकुली कहा जाता है जौनसार में, जो कि बिस्सू मेले का मुख्य पकवान है। और बिस्सू मेले का जो प्रारंभ होता है ये कहाँ से होता है? चौली थात से बिस्सू मेले का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली जिले में रहने वाले भोटिया को क्या कहा जाता है? देखिए, चमोली जिले में जो आपके भोटिया लोग रहते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको मारछा व तोलछा कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भोटिया जनजाति के जो लोग हैं वो पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी जिलों के 291 गांवों में वास करते हैं। और चमोली में रहने वाले जो भोटिया होते हैं इनको क्या कहा जाता है? मालछा व तोलछा इनको कहा जाता है। चमोली के माणा, मलारी व टोला गांव भोटिया जनजाति का निवास स्थान है। कौन कौन से चमोली के कौन कौन से गांव? एक तो आपका माणा गांव, दूसरा मलारी गांव और टोला गांव। माणा, मलारी और टोला गांव भोटिया जनजाति का निवास स्थान है। कहाँ पर? चमोली जनपद में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है आपके आगामी एग्जाम के लिए, इसको नोट कर लीजिए। और पिथौरागढ़ जिले की बात करें, पिथौरागढ़ जिले की अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ जिले में शौका, इसके अलावा जोदारी, चौंदासी और दरमिया जाति के भोटिया रहते हैं। देखिए, पिथौरागढ़ के तेडांग, जोलिंग व कोंग कुटी का जो संबंध है वो भोटिया जनजाति से है, ये आपको ध्यान में रखना है। पिथौरागढ़ के तेडांग, जोलिंग और कोंग कुटी का संबंध भोटिया जनजाति से ही है। और उत्तरकाशी जिले की बात करें तो उत्तरकाशी जिले में कौन से भोटिया रहते हैं? जाड़ भोटिया रहते हैं उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन है, महारानी गुलेरिया का मूल नाम क्या था? देखिए, महारानी गुलेरिया जो थी इनका मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंदन देई। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, मूल नाम जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि आयोग द्वारा इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, आपको आंसर पता होना चाहिए। तो महारानी जो गुलेरिया थी इनका मूल नाम क्या था?
इनका मूल नाम था कुंदन देई। देखिए महारानी गुलेरिया जो थी वो किसकी पत्नी थी? प्रताप शाह की। प्रताप शाह की ये पत्नी थी और इनके जन्म की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के रियासत मंडी में इनका जन्म हुआ था। प्रताप शाह की मृत्यु के बाद पूरे टिहरी रियासत में एक वर्ष तक शोक मनाया गया और महारानी ने काउंसिल ऑफ रीजेंसी की सहायता से राज्य का शासन चलाया। पूछा जा सकता है कि जो महारानी गुलेरिया थी उन्होंने किसकी सहायता से टिहरी राज्य का शासन चलाया था? तो किसकी सहायता से? काउंसिल ऑफ रीजेंसी। तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपेक के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ओपेक के नए महासचिव बने हैं और किसे नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैथम अल घैस। हैथम अल घैस को ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए ओपेक की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ओपेक का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा कभी तो आपको पता रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं? सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, इसके अलावा नाइजीरिया, लंबिया तथा वेनेजुएला, गबोन, गिनी, कांगो इसके सदस्य देश हैं। आपको इसको ध्यान में रखना है। और देखिए इसके गठन की बात करें, इसका गठन कब किया गया? सितंबर 1960 ईस्वी को ओपेक का गठन किया गया। कहाँ पर इसका गठन हुआ ये भी इम्पॉर्टेंट है, बगदाद में इसका गठन हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। और हैथम अल घैस जो हैं ये ओपेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। और ये कहाँ के हैं? हैथम अल घैस कहाँ के निवासी हैं पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ के हैं? कुवैत के ये हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और देखिएगा अहमद रईसी की बात करें, अहमद नसर अल रईसी इनका पूरा नाम है, अहमद नसर अल रईसी। इनको किस संस्था के प्रमुख के रूप में चुना गया है? इस तरीके से भी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अहमद नसर अल रईसी जो हैं इनको किस संस्था के प्रमुख के रूप में चुना गया है? इंटरपोल के प्रमुख के रूप में, इंटरपोल संस्था के प्रमुख के रूप में इन्हें चुना गया है, अहमद रईसी को। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत रिट जारी करने की पावर होती है हाई कोर्ट को, यानी उच्च न्यायालय को? तो ये कौन सा आर्टिकल है? ये है आपका आर्टिकल 226। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने की पावर है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। और भारत में कुल हाई कोर्ट की बात करें तो कुल हाई कोर्ट कितने हैं भारत में? 25 कुल हाई कोर्ट हैं भारत में। और 25वां हाई कोर्ट कौन सा है पूछा जा सकता है। 25वां हाई कोर्ट भारत में कौन सा है? तो अमरावती हाई कोर्ट जो है, अमरावती हाई कोर्ट, ये कौन से 25 नंबर का हाई कोर्ट है। और पहले हाई कोर्ट की बात करें, फर्स्ट नंबर का जो हाई कोर्ट था वो कौन सा था? देखिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो था तो इसके तहत इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत 3 हाई कोर्ट बने थे। कौन कौन से ये 3 हाई कोर्ट थे? एक था आपका
कलकत्ता, दूसरा था मद्रास और तीसरा था मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई ये किस एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत ये हाई कोर्ट बने थे। और ये पहला हाई कोर्ट कौन सा हो जाएगा इसमें से, कलकत्ता। कलकत्ता जो था ये पहला हाई कोर्ट था, जबकि दूसरे नंबर पर मद्रास हो गया, तीसरे नंबर पर मुंबई हो गया। फोर्थ हाई कोर्ट की बात करें तो फोर्थ हाई कोर्ट कौन सा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट फोर्थ नंबर का हाई कोर्ट था, जो कि कब बना था, 1866 में बना था। कहाँ पर, आगरा में यह हाई कोर्ट बना था। लेकिन 1869 में यह हाई कोर्ट कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया गया। और फिफ्थ नंबर के हाई कोर्ट की बात करें तो फिफ्थ नंबर का हाई कोर्ट कौन सा हाई कोर्ट था, पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट फिफ्थ नंबर का हाई कोर्ट था। और एकमात्र दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। आप नोट्स भी बनाते रहें साथ में, एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप सभी लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सेशन पसंद आ रहा है लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना की बात करें तो कब इसकी स्थापना, 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और यह यूनियन भारत में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा मजदूर संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बॉन्डुंग सम्मेलन किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज का जो सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बनाते हुए चलें, एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, काफ़ी हेल्प करेगा ये सेशन आपके आगामी एग्जाम के लिए। और अभी तक आपको 30 सेशन प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने पुराने सेशन नहीं देखे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है फॉरेस्ट गार्ड 2022 के नाम से, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट को विज़िट करके देख सकते हैं। एक एक आपको यह वहाँ पे मिल जाएगा, एक एक पार्ट, तो आपको सारे ही पार्ट देख लेने हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ रहती है हमारी फॉरेस्ट गार्ड, स्पेशली फॉरेस्ट गार्ड के लिए। और अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, तो उनके लिए भी आप इस सेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेशन को शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। देखिए काफ़ी मेहनत लगती है इस सीरीज़ को बनाने में, तो आप सभी का सपोर्ट भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और देखिए बांडुंग सम्मेलन जो है इसकी बात करें तो ये संबंधित है किससे, नाम से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन जिसको बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन सा सम्मेलन है, अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और एशियाई, देखिए एशियाई और अफ्रीकी राज्यों की एक बैठक है जिनमें से अधिकांश स्वतंत्र थे, जो 18 से लेकर 24 अप्रैल 1955 ईस्वी को इंडोनेशिया के बांडुरंग में हुई थी। एशियाई और अफ्रीकी राज्यों की यह एक बैठक है, एशियाई और अफ्रीकी राज्यों की ये एक बैठक है। कौन सा सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन, जिसमें से अधिकांश जो हैं वो स्वतंत्र थे, जो 18 से लेकर 24 अप्रैल 1955 को इंडोनेशिया के बांडुंग में हुई थी। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, अफ्रीका एशियाई और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना और किसी भी देश द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना इसका उद्देश्य था। देखिए हम नाम की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि आपका देखिए नाम की जो स्थापना है वो औपनिवेशिक व्यवस्था
के पतन के दौरान हुई थी। औपनिवेशिक व्यवस्था जो थी इसके पतन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी नाम की, और यह वह दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे और वैश्विक पहल पर एक नई पहचान प्राप्त करने में लगे थे, और भारत भी इन्हीं देशों में से एक था। सभी देश जो थे वो वैश्विक पटल पर एक नई पहचान प्राप्त करने में लगे थे, जिनमें से भारत भी एक था। और उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए इन देशों ने स्वयं को दोनों गुटों सोवियत संघ और अमेरिका, दो गुट कौन कौन से थे, एक तो था सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका, तो सोवियत संघ और अमेरिका से दूर रखा और एक ऐसे संगठन के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम की स्थापना की, जो स्वतंत्र और तटस्थ रहने की मांग कर रहा था। यानी कि स्वतंत्र रहने के लिए जो आपके उपनिवेशवाद वाले देश थे उनसे स्वतंत्र रहने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी घंटाघर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए टिहरी जो घंटाघर था इसका निर्माण कराया था किसने, कीर्ति शाह ने। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कीर्ति शाह ने टिहरी घंटाघर का निर्माण किस वर्ष कराया था, 1897 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया कीर्ति शाह के द्वारा। और इस घंटाघर की ऊंचाई की बात करें तो 110 मीटर इसकी ऊंचाई है। कीर्ति शाह जो है इसके शासनकाल की बात करें तो 1886 से लेकर 1913 ईस्वी तक कीर्ति शाह का शासनकाल रहा, और 1898 ईस्वी में गौरी सरकार ने कीर्ति शाह को किसकी उपाधि दी थी, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। पूछा जा सकता है किस सरकार के द्वारा कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी, तो किस सरकार के द्वारा, गौरी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की गई थी। देखिए कीर्ति शाह को 1900 ईस्वी में, वर्ष 1900 ईस्वी में नाइट कमांडर की उपाधि भी दी गई थी, और वर्ष 1909 की बात करें तो वर्ष 1909 में कीर्ति शाह ने हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी, और टिहरी में इसने वेदशाला का निर्माण भी कराया था। और नगर पालिका की स्थापना भी टिहरी में किसके द्वारा की गई थी, कीर्ति शाह के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में कब विलय कर दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कुमाऊं परिषद को कब विलय कर दिया गया कांग्रेस में, वर्ष 1926 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। कुमाऊं परिषद की स्थापना की बात करें तो सितंबर 1916 ईस्वी को कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और गोविंद वल्लभ पंत आदि के प्रयासों से कहाँ पर इसकी स्थापना, नैनीताल में कुमाऊं परिषद की स्थापना नैनीताल में हुई थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल खोजना था। कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, अल्मोड़ा में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, किस वर्ष, ये भी आपको पता रहना चाहिए। सितंबर 1917 में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ, कहाँ पर, अल्मोड़ा में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, डिप्टी कलेक्ट्रेट जयदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की थी कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की, जो कि अल्मोड़ा में हुआ था 1917 में। और इस परिषद की दूसरी बैठक कब हुई थी, 24-25 दिसंबर 1918 को इसकी दूसरी बैठक हुई। कहाँ पर, हल्द्वानी में, नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में इसकी दूसरी बैठक हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तारादत्त गैरोला ने की थी। कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और इसको जो कुमाऊं परिषद है इसको कांग्रेस में वर्ष 1926 में विलय कर दिया गया था। तो तब तक इसके कितने अधिवेशन हुए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, अष्टकोण रजत मुद्रा किसके द्वारा जारी की गई थी। देखिए अष्टकोण रजत मुद्राएं जो थी वो किसके द्वारा, फतेह शाह के द्वारा जारी की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फतेह शाह जो है इनको गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। और हरिकृष्ण रतूड़ी के मुताबिक फतेह शाह की संरक्षिका कौन थी, राजमाता कटौची।
राजमाता कटौची फतेह शाह की संरक्षिका थी, किसके अनुसार? हरि कृष्ण रतूड़ी के अनुसार। और मतीराम ने फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा था। और फतेह शाह ने किसके भांति? समुद्रगुप्त के भांति मुद्रा लेख लिखवाया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, आपको नोट डाउन कर लेने हैं इनको। अगला देखिएगा, रैबार व अंगार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, रैबार व अंगार ये 2 पत्रिकाएं थी जिसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? गोविंद चातक के द्वारा। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, गोविंद चातक का जो संबंध है वो कहाँ से है? टिहरी गढ़वाल से इनका संबंध रहा है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं? एक तो केकड़े इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा दूर का आकाश नोट डाउन जरूर कीजिएगा, रचनाएं जरूर पूछी जाती है आयोग के द्वारा। इसके अलावा बांसुरी बजती रही और इसके अलावा काला मोह। तो इनके ये प्रमुख कुछ रचनाएं हैं जो आयोग द्वारा पूछी जा सकती हैं, इनको नोट कर लीजिए। और गोविंद चातक का एकाकी संग्रह कौन सा है? पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा। तो इनका एकाकी संग्रह कौन सा है? जंगली फूल जो है इनका एकाकी संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाट कालिका मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? देखिए, हाट कालिका मंदिर जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया था, किसके द्वारा करवाया गया था? हाट कालिका मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मण बाबा थे एक, तो इनके द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, गंगोली हाट के पास हाट कालिका देवी जो है ये जवानों की रक्षक मानी जाती हैं। गंगोली हाट किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट में स्थित है हाट कालिका मंदिर। तो गंगोली हाट के पास हाट कालिका देवी किसकी रक्षक मानी जाती है? जवानों की रक्षक मानी जाती है। और हाट कालिका देवी महिषासुर मर्दिनी का सिद्ध पीठ है और यह मंदिर रहस्यों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मंदिर की मूर्ति काले संगमरमर से बनी है और रात्रि में बिस्तर की व्यवस्था कर बाहर से इसमें ताला लगा दिया जाता है इस मंदिर में। और इसके बाद यहाँ शयन के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगर सुबह हम देखें, रात को बिस्तर लगा के कपाट बंद कर दिए जाते हैं मंदिर के, और सुबह जब देखते हैं अंदर खोल के देखा जाता है तो वहाँ पर शयन के जो चिन्ह हैं स्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी ऐसा लगता है कि वहाँ पर आकर कोई सोया। तो ये रहस्यमयी एक मंदिर है जो कि पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली घाट में स्थित है। अगला देखिएगा, वह नदी घाटी जिसे भारत में रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो ये कौन सी नदी घाटी है? ये है दामोदर नदी घाटी। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए, विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना की बात करें तो कब इसकी स्थापना की गई? वर्ष 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना की बात करें वर्ष 1995 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या बनाया गया था? GATT गेट बनाया गया था। गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गेट के स्थान पर बनाए गए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गेट बनाया गया था, तो इसके स्थान पर इसको लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? WTO की। गेट के स्थान पर WTO की स्थापना करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और गेट की स्थापना की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ढांचे को सुधार एवं क्रियाशील कार्य प्रणाली तैयार करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। तो गेट के स्थान पर लाने के लिए किसकी स्थापना? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य विश्व व्यापार
को नियंत्रित करना है। मुख्यालय जो है इसका कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितिस्ता का जो युद्ध है किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितिस्ता का युद्ध हुआ था, किन किन शासकों के बीच हुआ था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरस एवं सिकंदर। पोरस एवं सिकंदर के बीच यह युद्ध लड़ाया गया था, वितिस्ता का युद्ध। और वितिस्ता का युद्ध जिसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, तो वितिस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध आपसे पूछा जाए तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए। और यह युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था और इस युद्ध में पोरस ने सिकंदर को पराजित कर दिया था और सिकंदर को बंदी बनाकर महल में ले जाया गया और बाद में इसको जिंदा ही छोड़ दिया गया था सिकंदर को। और बाद में इन दोनों की मित्रता भी हो गई थी, सिकंदर और पोरस की। और इस युद्ध को हाई डिस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है, हाई डिस्पीच का युद्ध भी इसी को ही कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल किस तिथि को लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये लागू किया गया था 16 फरवरी 2005 को। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। किससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से ये संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो ये इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। और यह संधि यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। और क्योटो प्रोटोकॉल को जापान में 11 दिसंबर 1997 जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। और इसको लागू कब से किया गया था, 16 फरवरी 2005 से इसको लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य की बात करें तो स्थिरीकरण और ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता के पुनर्निर्माण से जलवायु प्रणाली पर मानव जीवन के को हानिकारक प्रभाव से रोकना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुद्रप्रयाग जिले का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए रुद्रप्रयाग जो जिला है आपका, इसका गठन कब किया गया था। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो देखिए रुद्रप्रयाग जो जनपद है इसका गठन किया गया था वर्ष 1997 ईस्वी में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रुद्रप्रयाग जनपद, इसका गठन 16 सितंबर 1997 ईस्वी को इसका गठन किया गया। टिहरी, पौड़ी व चमोली जिले को काटकर इसका गठन किया गया था। और 1989 में 1989 में रुद्रप्रयाग एक तहसील बना था। और रुद्रप्रयाग नगर पंचायत 2002 में व नगर पालिका कब बनी थी, 2006 में। नगर पंचायत 2002 में बनाया गया था इसको और 2006 में ये नगर ही। रुद्रप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा है। 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है रुद्रप्रयाग। और इसके पुराने नाम की बात करें तो उसका पुराना नाम क्या था, पुनाड़। पुनाड़ इसका पुराना नाम था। महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम क्या था, रुद्रावर्त। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं जो आपको यहाँ पे उनको आपको नोट कर लेना है। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा सा टफ सेशन था आज का, लेकिन आपको नोट कर लेने हैं सारे ही पॉइंट। तो धीरे धीरे आप कवर करते रहें उन सभी को। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।